नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी वाले मामले में बहुत सारी तकनीकी चीज़ें, बहुत कुछ समझने के लिए है और ख़ास तौर पे सेबी चेयरमैन के जुटने के बाद, इस मामले में उनका नाम आने के बाद एक नया पिटारा खुल गया है। मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत सारी डिटेल्स निकाली और आपको ला के दी, लेकिन फिर भी मेरी सीमाएँ फाइनेंस की पत्रकारिता और उस तरह की चीज़ों को, और बेबाक लोग जो इन चीज़ों को बहुत दम से कह सकें, लड़ सकें, ऐसे खोजी पत्रकारों की बहुत कमी है। राजीव रंजन सिंह को आप जानते हैं। राजीव रंजन सिंह एक ऐसा नाम है इस खोजी पत्रकारिता की दुनिया में जो खुल के इन सारे मामलों में बोलता है, और जिसने इस पूरे मामले में, अडानी के मामले में, कोई समझौता नहीं किया अपनी अभिव्यक्ति के साथ में। तो एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है ये जानना कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उस मामले को कैसे समझ रहे हैं और लोगों को कैसे समझा रहे हैं। तो अभी तक तो आप इस पूरे मामले में जो मेरा विश्लेषण था या थोड़ा सा मेरा सरलीकरण था, उसका आपने लाभ लिया है। लेकिन आज मैं आपकी बात करा रहा हूँ राजीव रंजन सिंह से, और उनसे समझेंगे जो इसमें विशेषज्ञ जानकारी है, स्पेशलाइज जानकारी है। चलते हैं राजीव के पास में। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव रंजन सिंह, खोजी पत्रकार फॉर्च्यून इंडिया के, और आप अच्छी तरह से उनको जानते ही, हमारे चैनल पे भी लगातार आपको बेहतरीन प्रोग्राम देते रहे हैं। और हिंडनबर्ग और ये पूरा जो मामला है, इस पे जितनी बेबाक पत्रकारिता और जिस तरह की जानकारियां वो निकाल के देते रहे हैं, और जितनी उनको गहरी समझ है, क्योंकि वो फाइनेंस के पत्रकार हैं, वो बिजनेस के पत्रकार हैं, वो दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढ के लाए हैं आज, क्योंकि कोई अडानी का जब मामला चल रहा हो, हिंडनबर्ग चल रहा हो, सेबी चीफ का मामला चल रहा हो, तो कोई ऐसा आदमी चाहिए जो बिल्कुल उस फील्ड का हो। राजीव, स्वागत है आपका। हाय, थैंक्स गिरिजेश जी ये फॉर कॉलिंग मी। बताइए कि ये जो पूरी कहानी चल रही है, इसमें एक सबसे बड़ा कंसर्न मेरा आम आदमी के तौर पे आपका, कि ठीक है भाई, उसने उसको ये कर दिया, वो कर दिया, सब तकनीकी अर्थशास्त्र की बातें हैं। एक आम आदमी के तौर पे, आम इन्वेस्टर के तौर पे, मेरी सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा, अगर मान लीजिए अडानी और वो सेबी की जो चीफ है माधवी, ये मिले हुए हैं, तो आम आदमी का क्या बिगड़ेगा इसमें? देखिए, डिस्क्लोजर 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 जो ये इन्होंने खुद ही नियम बनाया है कि हर जी। एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति को डिस्क्लोजर देना पड़ता है। आप देखिए, जी। जितने भी एनालिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं जो हम लोग हैं, हम्म। हम लोग को यदि हम कोई स्टॉक बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हमको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। आप टीवी में भी देखते होंगे कि जितने भी एनालिस्ट आते हैं वो ये बोलते हैं कि हम्म। इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो हम रिकमेंड कर रहे हैं इसमें हमारा या हमारे घर के किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यदि आपने जो सवाल पूछा कि पता चले अदानी से मानवीपुरी बुच मिली हुई है, तो हम्म। ये तो एक सिग्नलिंग होगा, एक सिग्नल होगा कि जब हम्म। आपकी संस्था जो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनी हुई है, उसी के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई महिला या व्यक्ति नियम कानूनों का फॉलो नहीं कर रहा है, नियम कानूनों का पालन अब नहीं तो कर वही रहा है। वाली बात होगी ना कि भाई आप जो है थाने में थानेदारी जुए का अड्डा चला रहा है। हाँ, मतलब वो क्या है, सैया वो भय जुआरी कोतवाल। या थानेदार खुद नहीं चला रहा, तो थानेदार का भाई जो है वो वहाँ जुए के हाँ अड्डे चला रहा है, तो भाई उसको वहाँ थानेदार रहने का क्या हक है? या तो बताए हाँ सबको कि भाई ये मेरा भाई है, ये जुए का अड्डा चलाता है, लेकिन मेरा इससे जी। कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो तो नहीं आपने हुआ। ये आपने ये तो पूछा लोगों पे क्या असर होगा इसका, ठीक है। हाँ, लोगों असल पे सवाल वो ये था। असर होगा कि जो नियम कानून अभी तक सब फॉलो कर रहे थे, एनालिस्ट जर्नलिस्ट, और जो नहीं फॉलो करते थे उनके ऊपर में सेबी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता था, बहुत सख्त कार्रवाई करता था। तो यदि ये साबित हो गया कि सेबी की जो मुखिया है उनका और अदानी के बीच में संबंध है, और उनके कंपनी में इन्होंने कभी बाय किया था और आज उसी का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और डिस्क्लोजर नहीं दिया, जो बात को सभी लोग भूल रहे हैं वो है मेन डिस्क्लोजर। जब डिस्क्लोजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे कि एनालिस्ट हुए, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हुए, पिंक पेपर्स के जर्नलिस्ट हुए, इन लोगों के लिए अगर नियम कानून बने हुए हैं और उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो फिर मैडम बुच के लिए ये नियम क्यों नहीं फॉलो होगा? नियम बिल्कुल फॉलो होना चाहिए।
अब मैडम का ऐसा कहना है कि मैं जब 2017 में आई थी तो मैं मैंने फिर अगला रेवेन्यू सवाल, अथॉरिटी मैं फिर एक सवाल दोहराता हूँ, मैडम ने नहीं दिया डिस्क्लोजर, जी। कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे जुए का अड्डा मेरे इलाके में चल रहा है तो मुझे फर्क ये पड़ेगा कि वहाँ लोग, जुआरी लोग आएंगे, तरह तरह के गंदे गंदे लोग आएंगे, दारू पियेंगे, झगड़ा करेंगे, वो तो फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर मैडम मान लीजिए डिस्क्लोजर नहीं कर रही हैं, अपना पैसा लगाया हुआ है फंड में, अडानी के फंड में लगाया हुआ है, तो मेरे और आपके ऊपर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वही अनार्की आ जाएगी मार्केट के अंदर में। वही मैं बोल रहा हूँ, कोई एनालिस्ट जर्नलिस्ट कोई फॉलो नहीं करेगा। भाई अनार्की यदि आ गई, यदि मार्केट के अंदर में सारे के सारे लोग इसी तरीके के काम करने लगे, तो स्टॉक मार्केट रिगिंग, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, ये चीज वाइड स्प्रेड हो जाएगी। आप किस मुंह से? यस, ये दो शब्द आपने जो इस्तेमाल किए, स्टॉक मार्केट रिगिंग और स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, इसका सीधा असर इस देश के आम इन्वेस्टर पे पड़ता है। एग्जैक्टली। तो वो बाकी जो हिंडनबर्ग ने जो अडानी के बारे में बताया था उसके हिसाब से तो बैंक में रखा मेरा पैसा भी अडानी साहब का है, तो वहां तो वो तो सीधा असर ही पड़ रहा है। लेकिन ये जो एग्जैक्टली। दो चीज आपने बताई, इससे कैसे असर पड़ेगा जनता पे? देखिए, हर्षद मेहता क्या था? स्टॉक मार्केट रिगिंग जी था। वो किसी की गर्दन काट के तो पैसे नहीं ला रहा था, स्टॉक जी मार्केट रिग किया था। केतन पारिक क्या था? स्टॉक मार्केट रिग हुआ था। ये दोनों मैटर पे आप याद कीजिए गिरिजेश जी, इन दोनों मैटर पे जेपीसी बैठी थी, हर्षद मेहता और केतन पारिक, दोनों के हाँ ऊपर में। और इनफैक्ट केतन पारिक के टाइम में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। बाकायदा जी। उन्होंने जेपीसी बैठाई थी। तो कभी भी एनार्की आ जाए, जहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है, जहां रिगिंग हो रही है, जहां सिस्टम प्लेसेस में नहीं है, वो जगह जो है कभी भी आपके मेरे जैसे आम लोगों के लिए अच्छी नहीं हो सकती, कभी भी अच्छी नहीं हो अच्छा, सकती। ये हम एक और सवाल आम जनता के दिमाग में आता है जो सीधा सीधा, जी। भाई ये इतने मिलियन डॉलर, इतने बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, पता नहीं क्या क्या कहानी है, हम लोग तो कभी सुने ही नहीं इतनी सारी उलझन, ये फंड वो फंड, तमाम फंड का फंड ही समझ में नहीं आता। तो ये जो इतना पैसा माधवीपुरी बुद्ध जो हैं वो कैसे कमाया उन्होंने? हमको भी तो पता चले भाई, हम लोग भी उतनी तनख्वाह पाते रहे हैं, तो हम लोग भी कमा लें। वो क्या गणित था, कैसे कमाया था, कैसे उनके पास इतना पैसा आ गया जिसको वो आज भी फख्र के साथ कह रही हैं कि हाँ मैंने इन्वेस्ट किया था? देखिए, मैं 2 मिनट बिना रुके हुए नॉन स्टॉप इस चीज को बताना चाहूंगा। जी जी माधवी जी जी जो है, वो जी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करती जी थी। जी उनके हस्बैंड भी यूनिलीवर में काम करते थे। करोड़ों की इनकी सैलरी थी। जो जी बात मैं देख रहा हूं कोई नहीं उठा रहा, वो बात ये है कि करोड़ों की सैलरी कमाने वाली महिला जो है, वो जाके सिंगापुर में बैठ जाती है और उनका कंसल्टिंग बिजनेस अच्छा चल रहा था। तो वो कंसल्टिंग बिजनेस को छोड़ के 30 लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब पे, जो 30-35 लाख की आपकी सैलरी है, उस वाली चीज पे, वो भी सालाना, महीने का नहीं, सालाना 30-35 लाख वाली सैलरी पे आप क्यों इंडिया में वापस आ गए? आप सिंगापुर में आपका लगा लगाया बैठा बैठाया कंसल्टिंग का बिजनेस चल रहा था, आप करोड़ मतलब अच्छा कमा रहे थे। वो छोड़ के कोई आदमी डिमोशन देखता है कि पैसे के उसमें, कोई आदमी नहीं करता। और यदि हाँ आपके अंदर इतनी देशभक्ति है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो आप सिंगापुर में ही नहीं रहती, सिंगापुर में बिजनेस ही नहीं स्टैब्लिश करती, आप इंडिया में ही स्टैब्लिश करती। और यदि इतनी देशभक्ति रहती, तो आप कभी भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या ऑफशोर फंड में अपने पैसे नहीं लगाती, आप सीधा सीधा म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू पैसे डालती, जो कि इन्होंने भी कहा, आपके हिंडनबर्ग ने। भाई आप अगर ये बोलो कि मैं अपने देश के लिए कुछ सोच के करने के लिए आई हूं, तो भाई वो तो फिर आपने ऑफशोर फंड में पैसे नहीं लगाने चाहिए। आप क्यों लगा रहे हो ऑफशोर फंड में पैसे? आप तो, आपको सीधा सीधा पैसा यहां लगाना चाहिए था। तो माधवीपुरी बुच ने जो भी पैसे लगाए वो लेजिटिमेट है, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इनकी 2-3 चीजों पे क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं। पहली चीज ये कि क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी के सामने ये डिस्क्लोजर दिया था क्या, कि ये जो फंड्स के नाम सामने आ रहे हैं, किसी वक्त में मैं भी इन फंड्स में मैंने भी इन्वेस्ट किया था? क्या उन्होंने इस तरीके की बात कही है, डिस्क्लोजर दिया है? यदि नहीं दिया है तो ये उनके लिए बहुत घातक होगा। दूसरी जो बड़ी नहीं, तो और स्टूपिड, अभी भी तो उस फंड में पैसा है उनका, अभी भी कहाँ निकाला उन्होंने? नहीं नहीं बेच दिया उन्होंने, उन्होंने बेच दिया, बेच दिया। 2018 में बेच दिया। हाँ। दूसरी जो अच्छा। बड़ी स्टुपिडिटी हुई है, वो ये हुई है कि भाई आप 2017 में बोर्ड मेंबर बने, ठीक है,
अप्रैल 2017 में, तो आपने अक्टूबर नवंबर 2018 में जाके क्यों वो फंड को लिक्विडेट किया? भाई आप जैसी बनी थी आपको लिक्विडेट कर देना चाहिए था, आपने अपने पति के नाम पे ट्रांसफर किया। यानी कहीं ग्रीड फैक्टर आया होगा कि मुझे जितना रिटर्न चाहिए उतना रिटर्न मुझे मिला नहीं है, ठीक है, तभी आपने वो जो है फंड का ओनरशिप जो है अपने हस्बैंड के नाम कर दिया, आपने उसको पूरी तरीके से लिक्विडेट नहीं किया। आप यदि लिक्विडेट करती तो हम बोलते कि हाँ भाई ठीक है, बनने के पहले आपने इन्वेस्टमेंट और किया अपने था। पर्सनल ईमेल से उस फंड को वो ऑपरेट भी कर रही थी शायद। ये बात में आता हूँ, हाँ वो भी एक फैक्टर है। पर ये देखिए साइड, मतलब मैं सिलसिलेवार बताना चाह रहा हूँ कि क्या गड़बड़ियां हुई हैं, जो मेरी नजर में गड़बड़ियां हैं। पहली तो ये कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे क्या सेबी में लैंड हुई। देखिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जो मैं पिछले 22 साल से जिसको फॉलो कर रहा हूँ और जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ही काम करता हूँ, उसमें पहला सिद्धांत है कि यू शुड ऑलवेज बिगिन विद द राइट इनिशियल पॉइंट। आपकी शुरुआत जो है वो बहुत मायने रखती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सभी को ये सवाल करना चाहिए कि जो औरत सिंगापुर में अच्छा खासा कंसल्टिंग बिजनेस अपना स्टैब्लिश करके बैठी हुई थी, वो 30 लाख की नौकरी के लिए इंडिया में क्यों आई 2 साल बाद? हाँ, करोड़ों ऐसे रुपए महीने कमाने वाला आदमी 25 लाख रुपए महीने के लिए क्यों आ गया? भाई 10 मिलियन 2.5 लाख डॉलर रुपए, तो 2.5 लाख रुपए महीने, 2.5 लाख दो रुपए महीने के लिए। 2015 में इनका नेटवर्थ था 10 मिलियन डॉलर। 10 मिलियन डॉलर उस टाइम में 60 रुपए के आसपास, 1 रुपए, एक 60 रुपए करोड़ के डॉलर मतलब 60 करोड़ रुपए। यानी 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ वाली महीना 30 लाख की नौकरी लेगी सालाना और आ जाएगी। 2.5 लाख, ये 2.5 लाख महीना, 2.5 लाख ढाई महीना। लाख ये बात मेरे को हजम नहीं हो रही है कि भाई 2.5 लाख रुपए महीने, मतलब आप क्यों आए, आपको वहां क्यों बैठाए गए? यानी आप कुछ सोच के आए हो कि भाई बड़ा कुछ तो भी होगा, बड़ा गेम हो गया, जो कुछ भी होगा, आई डोंट नो क्या रहा है, पर ये एक और हम सवाल लोग हम लोग आए हो के साथ साथ लाए गए हो वाला भी एक एंगल होता है। हमारे एग्जैक्टली। पास में ये सब काम करने के लिए आईएएस अफसर होते थे। आईएएस अफसर्स को एक तरफ रख के इनको हाँ, वहां से सिंगापुर से उठा के लाए, और ये भी अपना मोटा कमाई वाला काम छोड़ के लाखों करोड़ों रुपए वाला काम करने वाली कुल 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी में आ गई, जो एक नॉर्मली सेल्स वेल्स के जो अधिकारी होते हैं कंपनियों में, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या छोटे मोटे एचओडीज होते हैं छोटी मोटी कंपनियों में, वो लोग इतना कमा लेते हैं। इनसे मैं वही दोगुना पैसा तो न्यूज एंकर्स को मिलता है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे तृणमूल हो, ये यही गलती कर रहे हैं। इनको ये सवाल करना चाहिए कि जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था वो नोटशीट दिखाओ, किसने इनकी रिकमेंडेशन की थी? उस टाइम में सेबी के प्रेसिडेंट चेयरमैन थे यूसी सिन्हा, जो आज अदानी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। अदानी ग्रुप में ये यूसी सिन्हा जी के टाइम में मेरे ख्याल से आई है, जहां तक मेरी मेमोरी जा रही है। और यूसी सिन्हा जी से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या सेबी ने इनको अप्रोच किया था कि इन्होंने सेबी को अप्रोच किया था? ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट देख के आई थी। यदि एडवर्टीजमेंट देख के आई थी तो इंटरव्यू पैनल में कौन कौन बैठा था, किस बेसिस पे इंटरव्यू हुआ, बाकी दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर इनको कैसे लेके आया गया, ये किस बेसिस पे वो पोस्ट जहां पे या तो इकोनॉमिक्स फाइनेंस के प्रोफेसर या आईआरएस ऑफिसर्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर, यही लोग अधिकतर बैठते थे, उस पोस्ट पे माधवीपुरी बुज्जी कैसे आई? सवाल दूसरा जो उठता है, जो मैंने डिस्क्लोजर का आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने डिस्क्लोजर ये दिया था क्या? तो यदि नहीं दिया तो ये इनके इंटेलिजेंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है कि भाई आपको इतनी बेसिक समझ नहीं है कि आप जिन फंड्स के नाम देख रहे हो, आपको आपको ये डिस्क्लोजर नहीं देना है सुप्रीम कोर्ट को कि मैंने किसी वक्त में इस फंड में इन्वेस्ट किया था। ये तो बेसिक, ये तो आपकी इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क उठाता है। फिर तो आप इस पद के लायक ही नहीं हो अगर आपने, हाँ, है ना, अगर आपको नहीं समझ, या फिर आपने देखते हुए भी उसको छुपा के रखा, तो परजुरी का केस बनता है, परजुरी का केस बनता है इनके ऊपर में। और ये टेस्ट जो है वो चंद्रचूड़ जी का है। आपके साथ ही मैंने इस मंच पे 1 साल पहले डिस्कस किया था कि अदानी का केस जो है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का केस नहीं है, इनके ऊपर में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगने चाहिए। चंद्रचूड़ जी ने स्यू मोटो नोटिस लेते हुए इसको सिर्फ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का केस उस टाइम में दर्ज किया था। अच्छा, तो इस केस में एक चीज और भी है। सर मैं फिनिश कर दूं, क्या जी अभी चंद्रचूड़ जी क्या अब जाके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने 1 साल पहले स्यू मोटो लिया था, क्या अब वो माधवीपुरी बुच के केस में स्यू मोटो लेंगे? उस टाइम में स्यू मोटो लेके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी बना दिया, और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी ने बोला कि दिस इज जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। बहुत अच्छा हिंडनबर्ग ने लिखा है
कि यदि माधवीपुरी बुच खुद शीशे के सामने खड़ी हो जाए और मिरर में अपना फेस देखे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अदानी की कंपनीज को किन्होंने फंड किया है और कैसे फंडिंग हुई है। तो ये इतना बड़ा प्रहार है कि ये अब सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रचूड़ जी, इसमें सब लोग भूल रहे, लेंस चंद्रचूड़ जी के ऊपर में होना चाहिए कि क्या वो सुमोटो लेके माधवीपुरी बुच के केस में कोई इन्वेस्टिगेशन स्थापित करेंगे क्या? जी गिरिजेश जी, एक पॉइंट इसमें और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट रिमार्क था इसको लेके, वो ये था कि सबसे अप्रोप्रिएट एजेंसी है सेबी, स्पेशलाइज एजेंसी है और उससे अच्छा कोई इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। अब सेबी के इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठ रहे हैं और अच्छे खासे सवाल उठ रहे हैं। सेबी की चीफ जो है उसको कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या अब भी सेबी ही बेस्ट ऑप्शन है जांच करने के लिए? कुछ लोगों का एक लॉजिक इस बीच में आया कि जो फैसला होता है वहां पे वो पूरा बोर्ड फैसला लेता है, कोई केवल सेबी की चेयरपर्सन थोड़ी लेती है। तो इसका एक लॉजिक यहाँ पे सोचने वाला है कि फिर तो प्रधानमंत्री भी सारे फैसले नहीं लेते हैं, तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों मांगा जाता है? स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर फैसला नहीं लेते हैं, वहां तो कैबिनेट लेती है, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर को क्यों किया जाता है? तो आप हेड हो, इंचार्ज हो, आप पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की हालत में हो। हिंदुस्तान में कौन ऐसा है जो अपने बॉस की बात को आसानी से कन्फ्लिक्ट करेगा कि मैं नहीं मानता आपकी बात को? कितने लोग हैं? जी वही बात है कि भाई साइन तो माधवीपुरी बुच का ही रहता है ना, भले पूरा बोर्ड बैठे। सवाल जो है, सवालों के जवाब मतलब जो होता है उसमें साइन जो है वो तो माधवीपुरी बुच जी का रहता है। अल्टीमेट फाइनल जो डिसीजन है वो तो उन्हीं का रहेगा। माधवीपुरी बुच के ऊपर में बहुत बड़ा लेंस, और गिरिजेश जी मुझे जहां तक लग रहा है कि इनका एक सैक्रिफिशियल लैम्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा तो इनकी बलि जो है, वैसे भी इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट 6 महीने के अंदर में, ठीक है? तो 6 महीने के अंदर में यदि इनके ऊपर में बहुत प्रेशर सरकार के ऊपर बना तो हो सकता है कि इनको बलि का बकरा बनाया जाए। किंतु सवाल जो है वो यही उठता है कि ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जिस फंड में विनोद अदानी का इन्वेस्टमेंट है, जो व्यक्ति अदानी के लिए काम कर रहा अनिल आहूजा, वही व्यक्ति एक बीच में ब्रिज बनता है विनोद अदानी की फंड में, जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी डायनेमिक्स फंड है, उसके अंदर में जो छोटा फंड जो है IPE प्लस, वो फंड चलाने वाला अदानी का एम्प्लॉई है, ठीक है, डायरेक्टर है या उनके साथ में काम कर रहा है। और वही जो है वो बोला जा रहा है कि भैया मैडम बुच को जो है उनके पति का वो बचपन का दोस्त है। तो हम ये क्यों ना माने कि भाई ये जो बचपन का दोस्त है, जब अदानी के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन बैठा तो मैडम को तो पहले अलग हो जाना चाहिए था बोल के कि भाई मेरे हस्बैंड का बहुत ही परम मित्र जो है, जिसके कहने पे मैंने $7 लाख यानी $7.96 लाख यानी $8 लाख मैंने लगाए कंपनी के ऊपर में, इसी दोस्त के कहने पे। वो एक टाइम में अदानी का एम्प्लॉय था। तो मैं इस इंक्वायरी में नहीं आऊंगी। क्या इस चीज का डिस्क्लोजर मैडम ने दिया? मैडम ने इस चीज, देखिए ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है डिस्क्लोजर्स के आसपास घूमता है। आज मैं कई एनालिस्ट लोग से मैंने बात की, वो बड़े गुस्से में थे। वो बोलते भाई हमारे लिए तो सेबी ने बड़े बड़े नियम कानून बनाए और हम जरा भी चूक या गलती करते तो हमको तो पनिश करते हैं। तो फिर ये मैडम खुद क्यों नहीं फॉलो कर रही, सेबी के ऑफिशियल्स खुद क्यों नहीं फॉलो कर रहे? और ये कितने भी लाख जो है ये बहाने बता दें, आपको बचने के तरीके गिना दें, परंतु देश की सिक्योरिटीज मार्केट का नाम खराब हो गया है, क्योंकि इस सिक्योरिटीज मार्केट की निगरानी करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गई थी, वही व्यक्ति अभी कहीं ना कहीं उसके ऊपर में ऐसा शक आ रहा है कि शी वॉज ए कॉम्प्रोमाइज सोल, शी वॉज ए कॉम्प्रोमाइज सोल। ऐसा एक सवाल और आया, हिंडनबर्ग ने टीज किया, खुलासा कर दिया, नई नई चीजें निकाल के लाया, मार्केट क्यों नहीं गिरा? क्या वजह हो सकती है? ये देखिए बड़ा फॉल्स आर्गुमेंट है, मार्केट क्यों नहीं गिरा। जिस मार्केट में LIC 16 लाख करोड़ से ज्यादा के स्टॉक्स जो है ना, वो होल्ड करता है, जो बोलता है हर साल हम 1.5 लाख करोड़ के स्टॉक्स ओन करते हैं, 16 लाख करोड़ भी नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मार्केट प्राइस देखे तो, मैं कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ कि आज तक जो LIC का इन्वेस्टमेंट है वो मेरे
जानकारी में 16 लाख करोड़ के आसपास में, जी कॉस्ट प्राइस पे, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। तो जी। जहां पे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, जहां पे बड़े बड़े गोदी सेठ आपके साथ में हैं, ये सारे लोग मिलके तो स्टॉक मार्केट को रोक ही देंगे ना भाई। आप ये देखिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं कि वो बाय कर रहे हैं। पिछले, यदि आप देखोगे पिछले 5 साल का 4 साल का डाटा उठा के, तो आपको दिखेगा कि पिछला साल छोड़ के बाकी हर साल में इन्होंने सेल किया है, एफआईज ने, और भारी मात्रा में सेल किया है। तो इंडिया के मार्केट का रेपुटेशन जो है वो गिरना शुरू हो गया है, और ये एफआईएस को पता है। रेपुट मैडम की नियुक्ति होने होने के बाद से आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट एफआईएस का गिर रहा है। 22% एक टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट का होल्ड किया करता था एफआईएस, जो अभी घट के 17.5% के आसपास में आ गया है। तो मार्केट क्यों नहीं गिरा? क्योंकि यहां पर इस देश का दुर्भाग्य बोल लीजिए, सौभाग्य बोल लीजिए, या आश्चर्यजनक स्थिति बोल लीजिए, इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का सेबी का चीफ, सबके सब अपनी तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। सेबी चीफ बोलती है रिच में डालो पैसे, रिच में डालो पैसे। भाई आपने जिस जिस सेमिनार्स में जाके बोला, क्या वहां पे आपने उसके बाद में बोला जनता को, ऑडियंस को जो सुनने आई, कि मेरा हस्बैंड ब्लैकस्टोन, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिट कंपनी है, जो सबसे बड़ी पी इन्वेस्टर है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, उसमें काम करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि नहीं वो रियल एस्टेट डिपार्टमेंट में नहीं थे। आपके बोलने से क्या होता है? आप अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए। आपने ब्लैकस्टोन द्वारा जारी अपॉइंटमेंट लेटर अपने हस्बैंड का शो किया क्या? आप बोल दोगे अब तो आप शक के कटघरे में हो। आप कुछ भी बोलोगे तो उस बात का कोई फेस वैल्यू नहीं है। या और आपने डिस्क्लोजर सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां तक मेरी जानकारी है, आपने नहीं दिया। नहीं दिया तो या तो आप अत्यंत बेवकूफ हो, या आप अत्यंत होशियार बन रहे हो और परजुरी का केस अपने ऊपर खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इन दोनों में अच्छा से क्या राजीव, क्या एक एक चीज ये भी हो सकती है कि हिंदुस्तान में लोगों को भरोसा है, जो इन्वेस्टर है, कि भाई अब जो इतने दिनों में भरोसा हो गया है कि अडानी के ऊपर कुछ भी आ जाए, अडानी सेफ रहेगा, सरकार का प्रोटेक्शन है, इसलिए इसमें पैसे लगाते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अडानी सेफ रहेगा, जिसको जो करना कर ले, लाख हिंडनबर्ग आ जाए कुछ नहीं पिघला। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? ऐसी ही सोच शेख हसीना की थी कि लाख कुछ भी हो जाए, मेरी सत्ता तो यहाँ पे कायम रहेगी। ऐसी जो है राजपक्षा जी की सोच थी। नहीं, वो जो अलग बात है, मैं इन्वेस्टर की बात नहीं, कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर सर जो ये है। चीज का अंत जो है ये सड़कों पे ही होगा। यदि आप जो है, अगर आपने ये ठान लिया है, सोच लिया है कि जो सभ्य तरीके होते हैं, सभ्य तरीकों से आप समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, और जब जनता जनार्दन के मस्तिष्क में ये बात चली जाएगी कि इस देश के सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर में शक है, आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में लोग शक करते हैं, आज सेबी के ऊपर में लोग शक करते हैं, आज ईडी और सीबीआई को कठपुतली देख रहे हैं। तो जो देखिए, एक देश जो है वो लोगों से नहीं बनता, पेड़ पहाड़ नालों से नहीं बनता। एक देश को बनाते उसके एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशन। एग्जैक्टली, बांग्लादेश में भी तो यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन बैठ रहा था और वो कुछ ना कुछ फैसला करने वाला था, और माना जी, जा रहा था कि शेख हसीना के लिए कुछ करने वाला है वो, उस दिन स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया, सारे के सारे जजेस को इस्तीफा देना पड़ा। मैं वही बात बोल रहा हूं कि देश बनता है इंस्टीट्यूशन से। और जो मोदी सरकार ने जो सबसे खतरनाक काम किया है वो ये किया कि इन्होंने हर इंस्टीट्यूशंस को मतलब पूरे की पूरी तरीके से जकड़ लिया है, और वहां पे अपने लोगों को बैठा दिया, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक एक्सटेंशन दे के। आरबीआई जो है वहां पे आपने हिस्ट्री ऑनर्स को बैठा दिया है। आपने सेबी सेबी की मुखिया पे सिंगापुर से पता नहीं कहां से उठा के लाए और उनको बैठा दिया। आपने ईडी के जो हैं मुखिया को 5 साल तक एक्सटेंशन दिया। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके बोलना पड़ा कि भैया कोई देश में दूसरा अधिकारी नहीं है क्या? तो सीबीआई के हेड को आप रात में 3 बजे जो है आप निकालते हो, हटाते हो। तो ये जो भी घट रहा है वो जनता के सामने घट रहा है, और इस देश के राजनेताओं का और ब्यूरोक्रेट्स का और ये इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए लोगों का ये सौभाग्य है कि भारत की जनता श्रीलंका या बांग्लादेश के लोगों की तरह नहीं सोचती है। शांत है, संयमित है, पर हर चीज का एक अपनी सीमा होती है। जब आप सीमा क्रॉस कर देते हो तो हर चीज का अंत जो है सड़क पे ही आके होता है। या अभी तो हम विरोध वापस आते हैं करते जाते हैं, वापस आते या हैं फिर कि क्या वजह रही होगी। तो एक वजह ये निकल के आए कि हिंदुस्तान की जो बड़े इन्वेस्टर हैं, या जो बड़े बड़े मार्केट में जो लोग पैसा लगाने वाले लोग हैं, एलआईसी, एसबीआई जैसे लोग, उन्होंने बाजार को शायद संभाल लिया उस दिन। एक कारण तो ये समझ में आ रहा है।
दूसरा कारण जो मैंने आपसे पूछा, क्या ये कारण हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को पूरा भरोसा है कि अडानी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए इनका शेयर अभी अफड़ा-दफड़ी में बेचने की जरूरत नहीं है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी चला जाएगा। तीसरा एक सवाल और दिमाग में आता है, वो नहीं ये नहीं, आता है इसी कि इसी 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 पे जवाब दूं। इस सवाल का जवाब आप तभी समझ पाएंगे जब भारत के स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। आज की जी डेट में भारत के स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे 40 से 42% जो है वो ओनरशिप प्रमोटर्स के पास में है, यानी मालिकों के पास में है। ठीक है। हम्म 17 साढ़े 17% जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में, 18% पकड़ लीजिए, तो 42 और 18 60% हुआ। 58, जी जी ठीक है। जी 42 और 18 60% के आसपास में। 60। ठीक है। 60 के बाद में आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, हम्म अलग अलग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, ये 14% के आसपास में ओन करते हैं। और हम्म उसके बाद में LIC जैसे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, ये उसके हम्म अंदर में और आप पकड़ लीजिए 14-15% के आसपास में ओन करते हैं। हम्म तो 28-29% ये हो गया, और बाकी बचा 11-12% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ओन करते हैं। तो ये कुल मिला के इंडिया का स्टॉक मार्केट है। तो आप जो बोल रहे हो कि लोगों को ऐसा लगा, लोगों के लगने से कोई मतलब, क्योंकि उनके पास 10% 11% सिर्फ ओनरशिप है। ये स्टॉक मार्केट तभी थम सकता है जब प्रमोटर, जिनके पास सबसे ज्यादा स्टेक है 42%, प्लस इंश्योरेंस कंपनीज, प्लस म्यूचुअल फंड्स, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये वो बिकवाली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए गिरिजेश जी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का क्या रोल बनता था? क्यों उन्होंने मालवीपुरी बुच के पक्ष में लेटर लिखा है? हास्यास्पद है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो एमफी जो है, ये बोलती है कि देश के आर्थिक स्ट्रक्चर को उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए हिंडनबर्ग ने एक झूठी रिपोर्ट लगाई है। अब ये तो हाल हो गया मैडम का कि उनको एमफी, जिसको वो खुद रेगुलेट करती हैं, उनसे चिट्ठियां लिखवानी पड़ रही है। और वो वेंचर चिट्ठी भी बड़ी कैपिटल, पॉलिटिकल टाइप की है, उसका जो बयान है वो बड़ा पॉलिटिकल टाइप का है। वही यहाँ मैं पे बोल रहा बात हूं। हो रही है कि अभी एक चीज और भी है कि मैडम जो है ये देशद्रोही वेशद्रोही वाले नैरेटिव चलाने के बजाय जो स्पेसिफिक आरोप है उनका स्पेसिफिक आंसर दे दे तो समस्या ही खत्म हो जाए। सर, भाई वेंचर कैपिटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैडम के पक्ष में लेटर लिख रहा है, इतनी छोटी सी संस्था। मैडम को अब के इन लोगों से, सेबी को इन लोगों से लेटर लिखवाने की जरूरत है क्या हमारे पक्ष में? ये तो आप पॉलिटिकल मूव्स कर रहे हो। मैडम सार्वजनिक स्तर पे आके खंडन कर सकती है कि भाई एमफी तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये सब मत लिखो। भाई वेंचर कैपिटल फंड ऑफ इंडिया, मैं तुमको रेगुलेट करती हूँ, आप ये सब फालतू के पचड़ों में मत फंसिए, मैं निपट लूंगी। पर मैडम का तो ऐसा चमचागिरी कोई बंद कीजिए, स्टेटमेंट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया मैडम का ऐसा। जी क्या बोल रहे हैं आप? चमचागिरी बंद कीजिए। चमचागिरी बंद कीजिए। भाई ये तो मतलब लोग हंस रहे हैं मार्केट में। हम लोग जब बात कर रहे हैं, फोन लगा रहा हूं मैं, तो ब्रोकर्स और ये सब हंस रहे हैं कि ये क्या चल क्या रही है, सर्कसबाजी हो रही है। आप एमफी ने लेटर लिखा ये बोल के कि भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। भाई एमफी का क्या रोल बनता है? तो ये वो एमफी जो है, बताइए कि फिर हिंडनबर्ग जो एक खुलासा करता है, एक बेसिक सा सवाल मेरे जैसे आदमी के मन में आता है, और वो कहता है कि मैं इंडियन मार्केट में अडानी के खिलाफ ये एक्सपोजे करके या सेबी चीफ के खिलाफ एक्सपोजे करके इसको शॉर्ट कर दूंगा मैं, और शॉर्ट करके पैसे कमा लूंगा। तो ऐसे तो वो शॉर्ट कर ही नहीं पाएगा, मतलब इस बार तो उसने जो पैसा अपना इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा बेकार हो गया, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा करने के बाद भी अगर मार्केट नहीं गिरा तो वो शॉर्ट नहीं कर पाया, तो कमा नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फिर उसका ये सब बेकार एफर्ट जो जितना वो कर रहा है। देखिए हिंडनबर्ग ने अपने 1 महीने पहले रिस्पॉन्स में, जब सेबी का उन्होंने नोटिस जो है वो अपने वेबसाइट पे डाल दिया था, तब उसमें क्लियरली लिखा है कि हमने इस पूरे ट्रेड में $70,000 ना, कुछ तो बहुत कम अमाउंट है, बोले बस इतना ही कमाया, और वो भी हम जो है धर्म कर्म के काम में डाल देंगे, मतलब वहां जो भी चैरिटी रहती है उसमें। और उन्होंने बोला कि इस बार भी हमने जो भी ट्रेड किए हैं उसमें जो भी प्रॉफिट होगा हम चैरिटी कर देंगे। ये हम कोई प्रॉफिट कमाने के लिए जो है हमने ये पोजीशंस लिए नहीं है। और हिंडनबर्ग को कोई, इस हिंडनबर्ग का मॉडल ही अलग है। हिंडनबर्ग जो है वो रिसर्च संस्था है, ठीक है। वो किसी एक इन्वेस्टर को पकड़ती है जो शॉर्ट करता है या लॉन्ग करता है, और उसको पहले अपनी रिपोर्ट देती है, और वो बंदा जो है इनकी पूरी रिपोर्ट को फंडिंग करता है और एक फीस देता है, ठीक है। और ये बकायदा डिस्क्लोजर देते हैं कि हमने ये शॉर्ट किया है, ये लॉन्ग किया है। तो हिंडनबर्ग को कोई फायदा बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। ये इस गलत फहमी में जो लोग हैं, और हिंडनबर्ग ने इनके बॉन्ड में जब लास्ट टाइम किया था तब कोई स्टॉक्स में नहीं, बॉन्ड में किया था, जो भी इन्होंने शॉर्ट किया था, जो भी हुआ था।
पर आप गिरिजेश जी ये देखिए कि एक साल पहले बहुत ढोल बाजे के साथ घोषणा की गई थी कि अडानी हिंडनबर्ग के ऊपर में केस करेंगे। आज तक अडानी ने, गौतम अडानी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हिंडनबर्ग के ऊपर में केस किया? यदि दम है तो आप गौतम अडानी जी अमेरिका की कोर्ट में जाइए और हिंडनबर्ग पे केस कीजिए। आपने इंडिया के अंदर में तो 50 पत्रकारों के ऊपर में केस कर रखा है। वो बेचारे हमारे जैसे कमजोर पत्रकार, हम लोग क्या आपसे लड़ेंगे? आप हिंडनबर्ग से जाके लड़िए और हिंडनबर्ग के अगेंस्ट में केस कीजिए यूएस मार्केट में। आप क्यों नहीं कर रहे हो? यदि आप इतने पाक साफ हो तो करना चाहिए। देखिए ये पूरी चीज का अंत जो है, आप समझिए गिरिजेश जी, ये बहुत बड़ा राज है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। माधवीपुरी बुद्ध जो है वो तो प्यादा है, उनको लाके पहले बैठाया गया, फिर बैठाने के बाद में उनको चीफ बनाया गया, बहुत सोची समझी रणनीति से किया गया। 2016 में विनोद अदानी को इंडिया के बाहर भेज के एनआरआई का ये दिला दिया गया है। उसके पहले तक वो इंडियन सिटीजन थे, एनआरआई बना दिया गया। 2017 में माधवीपुरी बुच्च मैडम आ रही है इंडिया के अंदर में, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए कि उससे 2-3 साल पहले जतिन मेहता, जो कि इंडिया विंसन डायमंड के जो बड़ा घोटाला 8,000 करोड़ का करके भगे थे, उसको लाने की जितनी भी सीबीआई की प्रयास थे, जो भी इन्वेस्टिगेशन थे, वो सब 2015, 16, 17 में कचड़े के डब्बे में चले गए। आज तक जतिन मेहता आया नहीं। जतिन मेहता का पैसा कौन चला रहा है, ये सवाल सीबीआई के ऑफिशियल शायद जानते हैं, पर वो कभी बाहर बात नहीं आएगा। जतिन मेहता जी के संबंध विनोद अदानी जी के संबंधी कैसे बन गए? जो देश में क्राइम करके भागा हुआ आदमी है, आप उसके साथ में अपने संबंध स्थापित कर रहे हो और फिर देश के अंदर में आप दुहाई देते हो नेशनलिस्टिक इसकी, कि हम सबसे बड़े जो है नेशनलिस्ट लोग हैं। ये किस तरीके का नेशनलिज्म है कि 8,000 करोड़ का चूना पहुंचाने वाले आदमी के साथ में आप संबंध स्थापित कर रहे हो? तो मेरा कहना यह है कि माधवीपुरी बुद्ध जी जो है वो बहुत छोटा प्यादा है, पर ये जब छोटे प्यादे को भी जब बचाने के इतना पूर्ण जोर प्रयास किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जो इस पूरी चीज का बेनिफिशियरी है, जो एकदम अंतिम उसमें बैठा हुआ है सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, उस व्यक्ति तक कैसे ये लोग आने देंगे जांच को? उसकी आंच नहीं पड़ने देंगे। उसके लिए तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक ओवरऑल इम्प्रेशन जो निकल रहा है मेरे सबके दिमाग में कि हिंडनबर्ग ने कर लिया सारा खुलासा, सब कुछ हो गया, सुप्रीम कुछ किसी का बिगड़ने ही नहीं है, तो मतलब इस देश में क्या कोई उम्मीद रखनी चाहिए, या ये सब चीज़ें हवा हवाई थी तो कोई मतलब नहीं है? नहीं नहीं, देखिए ये इसको लॉजिकल एंडिंग पे तो लेके जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने अनाउंस किया कि 22 अगस्त को वो आंदोलन करने वाली है पूरी भारतवर्ष में और ईडी के ऑफिसर्स का गिरफ्तार करेंगी। देखिए ये यदि अपोजिशन पार्टीज इस तरीके के सड़कों पे नहीं उतरेंगी तो जनता का विश्वास जो है वो सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्षी पार्टियों से भी उठ जाएगा कि इस खेल में सभी मिले हुए हैं और सब ये ऊपर में बैठे हुए लोग जो है एक दूसरे को बचा रहे हैं और आपको मेरे को हमारे जैसे लोगों को कठपुतली की डोर से नचा रहे हैं। ये सब ऊपर बैठे हुए लोग हम लोग का गेम ले रहे हैं और हम लोग को यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, यू प्रोटेक्ट माई इंटरेस्ट एंड आई प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। इस तरीके की संरचना में, विचारधारा में ये ऊपर के लोग तो काम कर रहे हैं और नीचे हम लोगों को जो है उलझा के रखा हुआ इन लोगों ने तमाम तरीके की चीजों में। तो जनता के मन में जब ये बात बैठ जाती है तब क्रांति आना तय है। तो आप ये समझिए कि ये क्रांति ना आए, इसके लिए विपक्ष को सशक्त रूप से जो है, अनार्की ना आए, इसके लिए विपक्ष को सशक्त रूप से ना, सही बात है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर अगर भरोसा रहेगा तभी देश स्थिर रहेगा, भले ही वो इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट का हो, भले ही वो विपक्ष हो, भले ही वो बैंकिंग सिस्टम हो, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट हो, भले ही वो इस तरह के और सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सीएजी हो। जब तक ये अपना ठीक से फंक्शन करते रहेंगे तब तक जो है लोगों का देश पे भरोसा रहे। जब ये लगेगा कि ये सारे के सारे जो है वो फंक्शन करना बंद कर चुके हैं, अब आंकड़े भी सही नहीं आ रहे हैं, तो फिर आदमी फिर तब नाउम्मीदी एक तरह से खड़ी होती है। आप ये एक चीज और जी हाँ जी मैं आपको जी 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 डाटा बोलना चाहूंगा। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैडम के आने के बाद से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो मुद्दे की बात है, जो केंद्र में है और जिसके ऊपर में सभी लोग जिसको नजरअंदाज कर रहे हैं, मैडम ने बार बार हर जगह बोला कि रिट्स मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। रिट्स जो है यानी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट जो है, ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एक टाइप है। देखिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, लोग स्टॉक मार्केट में सीधा पैसा डालते हैं, ठीक है, बट यदि मुझे रियल स्टेट में पैसा डालना है या मुझे जो है वो किसी
अनलिस्टेड छोटी कंपनी के अंदर में पैसा डालना है, जैसे जोमेटो जब जी एकदम छोटी थी, मुझे पैसा डालना था, तो मैं कैसे जी डालता? मेरे पास में कोई माध्यम नहीं था। तो जी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नाम की एक चीज बनाई गई, जहां पर लोग अपने पैसे को पूल करके और डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के द्वारा, यानी जो मैनेजर्स, उनके फंड मैनेजर्स रहते हैं, वो पैसे डालते हैं। अब ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का कैटेगराइजेशन 2012 में तीन अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 2 में रियल स्टेट फंड आता है, और यही सबसे बड़ा, कैटेगरी 2 जो है सबसे बड़ा फंड है। टोटल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का जो आज की डेट में कॉर्पस है, वो 11.5 लाख करोड़ का है। और ये चीज जो है जी 2000 मतलब मैडम के आने के पहले ये सिर्फ 85,000 करोड़ की थी। 6 साल जी में, यानी 2017 से 2023 के बीच में ये बढ़ के 85,000 करोड़ से 1,35,000 करोड़ हो गया। और मैडम उसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, और उसमें जो ये कैटेगरी 2 है, ये 9.25 लाख करोड़ के आसपास में है। तो आप सोचिए 11.35 का 9.25 लाख करोड़ जो है, वो सिर्फ कैटेगरी 2 है। और कैटेगरी 2 में रियल स्टेट फंड एक बहुत बड़ा फंड है, 15-20% के आसपास में अकेला वही है। मैडम हर जगह जाके रियल स्टेट फंड मेरा बहुत फेवरेट व्हीकल है, ये हर जगह बात बोल रही। मैडम ने कहीं डिस्क्लोजर दिया नहीं कि मेरे हस्बैंड जिस भी प्लेटफॉर्म पे बोला, मेरी जानकारी में नहीं है कि वहां जाके उन्होंने ये बोला कि मेरे हस्बैंड ब्लैकस्टोन के लिए काम करते हैं। ये अगेन डिस्क्लोजर के ऊपर में बात आती है। और ये सवाल उठता है कि पिछले 3 से 6 सालों के बीच में, जब से माधवीपुरी बुच सेबी में आई, तब से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का इतना व्यापक रूप से, इतना विकराल रूप कैसे हो गया ना, 85,000 करोड़ से आप समझिए 11.5 लाख करोड़ के आसपास में पहुंच गया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो एक चीज इस और तरह बताइए सर, एक चीज और दिमाग में बात 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 आती है कि हमने देखा कि यूएस में बॉन्ड को अडानी के शॉर्ट किया था इन्होंने, हिंडनबर्ग ने। यानी यूएस का जो इन्वेस्टर है उसको भी चीट किया गया कहीं ना कहीं। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन है कि हमारे पास में, अगर हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है, तो वो जो एजेंसीज हैं जो यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, वो कहाँ है? उनकी तरफ से भी कहीं कोई रिएक्शन, कोई चीज दिखाई वहां नहीं पे देती। एक व्यक्ति ने केस डाला, एक फंड ने केस डाला था, जहां तक मेरी जानकारी, इस बात को दबा दिया गया है। जी तो अदानी जी ने बोला कि भैया आप अपने पैसे ले लो और निकल लो, ठीक है। तो ये पहले समय के पहले ही जो है, उस फंड ने अपना पूरा पैसा रिडीम कर लिया। तो ये ऑप्शन दूसरे भी फंड वालों के पास में है कि वो जी जाएं और केस फाइल करें, पर वो कोई कर नहीं रहा। तो ये अपने आप में सवाल उन फंड्स के ऊपर में उठता है कि भाई वो फंड में पैसे किसके हैं, फिर वो यूएस के ही लोगों के हैं कि किसी और के हैं, कि क्या है। तो इसीलिए तो मांग की जा रही है कि जांच होनी चाहिए। आप जांच क्यों नहीं होने दे रहे हो? अब अच्छा, आप समझिए। एक और जो सबसे पहला खुलासा था हिंडनबर्ग का, कि भारत का पैसा भारत में आएगा, भारत का पैसा भारत में आ रहा है, घूम घूम के बार 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 वही पैसा, एक पहिया घूम रहा है। वो विनोद भाई साहब के जरिए देखिए ना, अब आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद आपने एक इक्विपमेंट खरीदा, 1 रुपए का, मैं 10 रुपए का, 1 रुपए का इक्विपमेंट 10 रुपए में खरीद लिया, 9 रुपए चले गए भाई साहब के पास। फिर भाई साहब ने उस पैसे से जो है मार्केट को ऊपर कर दिया, तो जो महंगे शेयर थे उसको गिर भी रखा। फिर उसी बैंक से फिर और कर्जा ले लिया, जिस बैंक से कर्जा लेके वो सामान खरीदा था आपने, फिर वो और कर्जा ले लिया, उससे फिर सामान खरीदा, फिर भाई साहब के पास चला गया पैसा। फिर भाई साहब उस पैसे से और मार्केट को ऊपर कर रहे हैं, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, उसी शेयर को गिरवी रख के फिर और पैसा निकाल लिया जा रहा है। तो ये जो साइकिल लगातार चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो क्या ये कहीं रुका है कि हिंडनबर्ग खुलासे के बाद, या पहले की तरह ही सब कुछ चल रहा होगा? आपने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही साधारण शब्दों में पूरा खेल समझा दिया। ये पूरा खेल ही है, स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक प्राइसेस को बढ़ा के बैंकों से पैसे लेना, लोन लेना और एक्विजिशन करना। अब आप बताइए, आप तो नए नए पोर्ट नहीं खोल रहे हो, आप तो कोई नई सीमेंट की फैक्ट्री नहीं खरीद रहे हो, सीमेंट की कंपनी नहीं खरीद रहे हो, हवाई अड्डे नहीं खरीद रहे हो, तो पैसे ये आ कहां से रहे? मैं आपको अपनी घटना बताता हूं, ये वास्तविक घटना है। 2009 में मेरे एक मित्र है, कंसल्टिंग बिजनेस में काफी, मतलब उनकी बड़ी कंपनी है, उन्होंने मेरे को एक व्यक्ति से मिलाया, बोले ये राजेश अदानी जी हैं, ये बहुत बड़े हैं, आप इनका इंटरव्यू कभी लीजिएगा, कोल में बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो मैंने उधर उस टाइम तो कुछ बोला नहीं। जाने के बाद में मैं बोला, यार ये कौन आदमी है अदानी, मैं तो कभी नाम भी मैंने इसका सुना नहीं। 2009 की आपको मैं बात बता रहा हूँ ये।
और 2024 15 साल के अंदर में आप देखिए वो अदानी कहां से कहां पहुंच गया। ये राजेश अदानी जी की बात है, गौतम अदानी की नहीं है। मतलब मेरे को मेरे मित्र ने मिलाया था इनसे 2009 में। 15 साल पहले इस व्यक्ति को कोई यानी अदानी नाम बहुत कम लोग जानते थे, और आज वो आज इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 10-11 साल से जो व्यक्ति इस देश का शासन चला रहा है, ये उनकी मेहरबानी, अदरवाइज नहीं होता। तो आप इस बात को समझिए, जो आपने प्रश्न पूछा कि ये साइकिल कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा, जब तक ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का वरद हस्त है, जब तक उस व्यक्ति ने सर पे हाथ रखा हुआ है, तब तक तो साइकिल चलता रहेगा। एलआईसी भी उसी व्यक्ति को रिपोर्ट करती है, यानी मतलब वही फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। ठीक है, तो जब सारी सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति का आपको आशीर्वाद मिला हुआ है, तो फिर डर किस बात का? जिस दिन वो हाथ सर से उठा, उस दिन पता चलेगा कि भाई आप कितने पानी में थे। अभी तो जब तक वो हाथ है, तब तक आपका पानी नापना ही मुश्किल है कि आप कितने पानी में और कितने पानी के बाहर हो। तो ये साइकिल का एंड तभी होगा जब सत्ता में शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो हटे। तो ये कुल मिला के क्रोनी कैपिटलिज्म के हिंदुस्तान की जो कहानी है, ये अपने आप में एक अनूठा किस्सा है। और दुनिया भर में जो क्रोनी कैपिटलिज्म के किस्से हमने सुने हैं, उसमें भी कम से कम कई मल्टीपल प्लेयर्स होते थे। तो एक एक प्लेयर पे इतना ज़्यादा पूरा, अब तो हालत ये है कि हम सबका दायित्व, इस देश के लोगों का, भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी हो गई है कि अडानी जी को संभाल के रखेंगे। अडानी जी लुढ़केंगे तो पता चला साथ में एलआईसी को भी लेके लुढ़क गए, एसबीआई को भी लेके लुढ़क गए, अर्थव्यवस्था को पूरी लेके लुढ़क गए। तो वो राष्ट्रीय दायित्व हो गया, वो हमारी लायबिलिटी हो गई है इस देश के लोगों की, सबकी, कि भैया अडानी जी को संभाल के रखो। अडानी जी को कुछ हो गया तो ये गए तो हम सबको लेके डूब जाएंगे। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, आपसे बातचीत करके मजा आया। थैंक यू बहुत बहुत गिरिजेश जी, धन्यवाद अजय जी। बहुत दिनों बाद आपने बुलाया, बहुत बहुत हाँ मजा है आपसे बात जी करके। जी, थैंक्स अ वाकई। लॉट। तो ये थे राजीव रंजन सिंह, फॉर्च्यून इंडिया वाले वरिष्ठ पत्रकार, खोजी पत्रकार, और उन्होंने जिस तरह से पूरे हिंडनबर्ग के मामले को कवर किया था पिछली बार, जिन्होंने पूरी तरह से एक अच्छे तरीके से और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी थी। आज आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, और उन बहुत सारी जानकारियों के जरिए आप नए सिरे से इस पूरे खेल को समझे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।